हेलो फ्रेंड्स, आज हम हिंदी वर्णमाला की क्लास शुरू करते हैं चैप्टर वाइज। इसमें पहला टॉपिक है हमारा वर्णमाला। वर्णमाला मतलब वर्णों की माला। माला देखी होगी जिसमें मोती पिरे हुए होते हैं, ऐसे 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 ऐसे। ये एक वर्णमाला होती है। माला होती है तो जिसे मोतियों को पिरोते हैं, इसी तरह से हमारे हिंदी में शब्दों को पिरोने वाले उस समूह को वर्णमाला कहते हैं। जैसे वर्णों के क्रमबद्ध और सुव्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। इसमें क्या क्या होगा? इस वर्णमाला में अंदर हम पढ़ेंगे स्वर 11, व्यंजन 33, स्पर्श व्यंजन 25, अंत्यस्थ व्यंजन हमारे कितने होंगे? 4, ऊष्म व्यंजन 4। स्वर स्वर तो बेवर्ण जो उच्चारण में किसी दूसरे की सहायता नहीं लेते उन्हें स्वर कहते हैं। स्वर जो होते हैं वो स्वतंत्र होते हैं, अपने आप बोले जाते हैं। स्वरों की संख्या हिंदी में कितनी है? हिंदी में कुल स्वरों की संख्या 11 है। इसमें आ ई उ री ए ओ औ ये 11 हमारे स्वर हैं। स्वरों की मात्रा कितनी है? स्वरों की मात्रा हमारी 10 है। 10 मात्रा। इसमें आ की मात्रा नहीं होती। जो आ होता है उसकी मात्रा नहीं होती है। छोटे आ की मात्रा नहीं होती। स्वरों का विभाजन। स्वरों का विभाजन स्वरों को 3 प्रकार से विभाजित किया जा सकता है। उत्पत्ति या निर्माण के आधार पर, मात्रा के आधार पर, जीभा की स्थिति के आधार पर स्वरों का विभाजन किया जा सकता है 3 प्रकार से। उत्पत्ति या बनावट के आधार पर स्वर 3 प्रकार के होते हैं। इसमें पहला आएगा मूल स्वर, दीर्घ स्वर और संयुक्त स्वर। मूल स्वर जो सबसे पहले बनते हैं उन्हें मूल स्वर कहते हैं। पूरे स्वरों के आधार मूल स्वर हैं। इसमें मूल स्वर रह गया, जिनमें जिनमें अन्य स्वर जिनसे अन्य स्वर बनते हैं मूल स्वर कहलाते हैं। मूल स्वर की परिभाषा। मूल स्वर की परिभाषा वे स्वर जो सबसे पहले बने तथा अन्य स्वर जिनसे मिलकर बनते हैं उन्हें मूल स्वर कहते हैं। मूल स्वर कितने होते हैं? 4। आ, ई, उ और री। ये हमारे 4 मूल स्वर हैं। दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर एक ही मूल स्वर को 2 बार जोड़ने पर जिसका दीर्घ रूप बनता है उसे दीर्घ स्वर कहते हैं। जैसे आ जोड़ा तो ये बड़ा आ बन गया। ई जोड़ी तो ई बन गया, बड़ी ई बन गया। ऊ ऊ जोड़ा तो बड़ा ऊ बन गया। और री जोड़ा तो बड़ी री बन गया, बड़ी री बन गया। ये मूल स्वर हैं हमारे। मूल स्वर कितने होते हैं? ये भी 4 होते हैं। जैसे बड़ा आ, ई, ऊ और री। ये भी हमारे मूल स्वर है। संयुक्त स्वर। संयुक्त स्वर का मतलब होता है जुड़ा हुआ। संयुक्त स्वर का मतलब जुड़ा हुआ, कोई भी चीज आपस में जुड़ी हुई। जब 2 अलग अलग स्वर आपस में जुड़कर एक नया स्वर बनाते हैं तो उस स्वर को संयुक्त स्वर कहते हैं। संयुक्त स्वर में आ ई ए होगा, ए होगा, ओ होगा और औ होगा। ये भी हमारे 4 हैं। संयुक्त स्वर भी कितने हैं? 4। मात्रा के आधार पर स्वर के भेद। अब मात्रा के आधार पर स्वर के कितने भेद हैं? स्वर के उच्चारण में लगने वाला समय मात्रा के आधार पर स्वर 3 प्रकार के हैं। हास्य स्वर, दीर्घ स्वर और विलुप्त स्वर। हास्य स्वर वे स्वर जिनके उच्चारण में एक मात्रा का समय लगता है उसे हास्य स्वर कहते हैं। जिसमें कम समय लगे उसे हास्य स्वर कहते हैं। जैसे आ ई उ री, आ ई आ ई उ री। ये इसमें कम समय लगा। दीर्घ स्वर में जिन स्वरों के उच्चारण में 2 मात्राओं का समय लगता है उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। जैसे आ, ई, उ, री, ए, ओ, औ। ये दीर्घ है। विलुप्त स्वर वे स्वर जिनके उच्चारण में 3 मात्राओं का समय लगता है उन्हें विलुप्त स्वर कहते हैं। 3 मात्राओं का समय लगता है उन्हें विलुप्त स्वर कहते हैं।
किसी भी विलुप्त स्वर के पीछे हिंदी 3 लगा होता है, जैसे ओ, आ, ई, ऊ, री, ए, ओ, इनके पीछे ऐसे वाला 3 लगा होगा। हिंदी में विलुप्त स्वर कितने हैं? 8। ये 8 है। हिंदी में विलुप्त स्वर 8 है। जीभा की उच्चारण स्थिति के आधार पर स्वर के भेद। स्वर के कितने भेद हैं? अब जीभा की स्थिति के आधार पर पश्च स्वर, जो पीछे से बिल्कुल खांटी से बोले जाएंगे। आ, उ, ऊ, ओ, मध्य स्वर आ, अग्र स्वर ई, री, ए, ये बोले जाएंगे। ये तो थे स्वर। अब हमारा शुरू होता है व्यंजन। व्यंजन किसे कहते हैं? वे वर्ण जो स्वर की सहायता से बोले जाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? व्यंजन कहते हैं। वे वर्ण जिनके उच्चारण में वायु मुख में बाधित होती है उन्हें व्यंजन कहते हैं। हिंदी में 33 व्यंजन होते हैं। स्पर्श व्यंजन 25, अंत्यस्थ व्यंजन 4 और ऊष्म व्यंजन हमारे 4 होंगे। स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन वे व्यंजन जिनके उच्चारण में निकलने वाली वायु विभिन्न उच्चारण स्थान में से किसी न किसी स्थान को स्पर्श करती हुई टकराती हुई बाहर निकलती है तो उसे स्पर्श व्यंजन कहते हैं। और ये स्पर्श व्यंजन हमारे कितने हैं? का से मा तक ये 25 स्पर्श व्यंजन है। का वर्ग में का, खा, गा, घा, अड़ा। चा वर्ग में चा, छा, जा, झा, उआ। टा वर्ग में टा, ठा, डा, ढा, अड़ा। ता वर्ग में ता, था, दा, धा, न। पा वर्ग में पा, पा, बा, भा, मा। ये 25 हमारे स्पर्श व्यंजन है। यहाँ से यहाँ तक 25 स्पर्श व्यंजनों को 5-5 के वर्गों में बांटा जाता है और प्रत्येक वर्ग का नामकरण उसके पहले वर्ग के नाम पर किया जाता है। जैसे का वर्ग, खा वर्ग, चा वर्ग, ये उनका नामकरण किया गया है। अंत्यस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन वे वर्ण जिनके उच्चारण में वायु मुख में विभिन्न उच्चारण स्थानों को बहुत हल्के से स्पर्श करती है उन्हें अंत्यस्थ व्यंजन कहते हैं। इसमें क्या होगा? या, रा, ला, वा, ये अंत्यस्थ व्यंजन है। अंत्यस्थ व्यंजनों को ही अर्ध स्वर कहते हैं। इसमें आधा स्वर और आधा व्यंजन होगा। अर्ध स्वर में आधा स्वर और आधा व्यंजन। या और वा को विशेष रूप से अर्ध स्वर कहते हैं। किससे? या और वा को, ये अर्ध स्वर है। ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन वे व्यंजन जिनके उच्चारण में जीवा उच्चारण स्थान के इतने समीप होती है कि निकलने वाली वायु जीवा और उच्चारण स्थान के माध्य से घर्षण करती हुई बाहर निकलती है उसे ऊष्म व्यंजन कहते हैं। ऊष्म व्यंजन होते हैं शा, शा, शाह, ये तीनों शाह होंगे। ऊष्म व्यंजनों को संघर्षी व्यंजन भी कहा जाता है। चा, छा, जा, झा, ये स्पर्श व्यंजन है। इसमें भी संघर्ष होता है। चा, छा, जा, झा को स्पर्श संघर्षी व्यंजन भी कहते हैं। संयुक्त व्यंजन। संयुक्त का मतलब होता है जुड़ा हुआ। पहले भी मैं बता चुकी हूँ। जुड़ा हुआ व्यंजन कम से कम 2 जुड़ा हुआ व्यंजन 2 पूर्ण व्यंजन कभी भी नहीं जुड़ सकते। जुड़ने के लिए एक व्यंजन आधा होगा और एक व्यंजन पूरा होगा, तो ये होगा संयुक्त व्यंजन। इसमें पहला व्यंजन आधा और दूसरा व्यंजन पूरा होगा। संयुक्त व्यंजन में पहला व्यंजन आधा और दूसरा पूरा होगा। जैसे का, छा लिखना है हमें तो आधा का प्लस शा, तो जे बराबर होगा छा। हमें लिखना है जैसे का आधा प्लस शा बराबर छा। इसी तरीके से हमें त्रा लिखना है तो ता आधा रा पूरा त्रा। जा लिखना है जा आधा मुआ पूरा। शा लिखना है शा आधा और रा पूरा श्रा। उत्क्षिप्त व्यंजन। उत्क्षिप्त व्यंजन ऊपर की ओर फेंका हुआ। परिभाषा वे व्यंजन जिनके उच्चारण में जीवा झटके से ऊपर की ओर उठती लिखिए उठती है उन्हें उत्क्षिप्त व्यंजन कहते हैं। जैसे ड़ा, डा और ढा, ढ़ा और ढा। अयोग
अयोग वे वर्ण जो ना तो स्वर से जुड़ते हैं और ना व्यंजन से अलग सत्ता स्थान रखते हैं, उन्हें अयोगवाह कहते हैं। इसमें क्या आएगा? अनुस्वर और विसर्ग। अयोगवाह में हमारे दो होंगे, अनुस्वर और विसर्ग। किशोरी दास वाजपेयी ने अपनी पुस्तक हिंदी शब्द अनुशासन में इन्हें अयोगवाह कहा है। ये किशोरी दास हैं, उन्होंने हिंदी में अपनी पुस्तक में इन्हें अयोगवाह। हिंदी में कुल वर्ण ध्वनियां हैं, तो ध्वनियां कितनी? 11 स्वर हैं, 33 व्यंजन। अयोगवाह 2, संयुक्त व्यंजन 4, उत्क्षिप्त व्यंजन 2। ये हमारी ध्वनि। हिंदी में कुल कितनी कितनी वर्ण या ध्वनियां है? तो हिंदी में कुल कितनी वर्ण या ध्वनियां है? तो ये 52 आएंगी। हिंदी वर्णमाला में कुल कितनी ध्वनियां हैं? 46। विभिन्न वर्णों के उच्चारण स्थान, तो 11 स्वर, 2 अयोगवाह प्लस 33 व्यंजन। अब उच्चारण स्थान है विभिन्न वर्गों का, तो ये इस तरीके से होगा। अकु विसर्जनीय नाम कंठ। इसमें आ का वर्ग विसर्ग, हा शुद्ध काकल्य ध्वनि है, शुद्ध काकल्य ध्वनि है। आ का वर्ग का खा घा अणा हा, ये विसर्ग है, हा विसर्ग सा। ईचु यशा नाम तालु, तालु। इसमें छोटी ई बड़ी ई, चा वर्ग चा छा जा झा उआ या शा तालव्य आएगा। ऋतुर शाह नाम मूर्धन्य, टा री आएगा, दोनों री, टा वर्ग टाठा डाडा रा और शा आएगा मूर्धन्य में। लित लित ला नाम दंत। इसमें लिरा आएगा, ता वर्ग आएगा, तथा दादा ला और सा आएगा। उपमानीय नाम ओष्ठ, ओष्ठ में आएगा दोनों ऊ पा वर्ग पाफा बाभा मा आएगा। बकारो दंत ओष्ठ में बा आएगा। एरो तो कंठ तालु में ए आएगा। आदो तो कंठ ओष्ठ में ओ आएगा। पंचम अक्षर में हमारा आएगा नाम। ये 5 अक्षर। नोट, यदि केवल पंचम अक्षर पूछता है उसका उच्चारण स्थान नासिक से होगा। अगर पंचम अक्षर के साथ वर्ग का कोई दूसरा वर्ण लगाकर पूछता है तो उसका उच्चारण स्थान उसके वर्ग के अनुसार होगा। जैसे ये मैंने 2 क्वेश्चन दे रखे हैं, देखिए आप। ड़ा का उच्चारण स्थान नासिका, ये नासिका होगा। और घा ड़ा का उच्चारण स्थान कंठ आएगा। इसको बढ़ के साथ लगा के पूछा गया। ब्रह प्रियतन के आधार पर बढ़ के भेद। फेफड़ों से हवा का निकलना, स्वतंत्रियों का झंकृत होना, स्वर तंत्रियों का झंकृत होना, ये 2 प्रकार के ब्रह प्रियतन है। फेफड़ों से वायु या प्राण का निकलना। प्रत्येक वर्ण के उच्चारण में समान वायु प्राण की आवश्यकता नहीं होती, बल्कि कुछ वर्णों के उच्चारण में कम अल्प वायु की आवश्यकता होती तथा कुछ वर्णों के उच्चारण में अधिक महा वायु प्राण की आवश्यकता होती है। इस प्रकार वायु प्राण की दृष्टि से वर्णों को 2 भागों में बांटा जाता है। जैसे 2 वर्णों में बांटा जाता है, अल्प प्राण, महाप्राण। अल्प प्राण उच्चारण में कम वायु लगती है, महाप्राण उच्चारण में अधिक वायु या प्राण लगती है। अल्प प्राण वर्गीय व्यंजनों का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण को अल्पप्राण कहते हैं। जैसे का गा डा, चा जा उआ, डा ढा अणा, ता दा ना, पा बा मा। या रा लावा अंत्यस्थ व्यंजन अल्प प्राण होते हैं और सभी स्वर भी अल्प प्राण होते हैं। अंत्यस्थ व्यंजन भी अल्प प्राण होंगे और सभी व्यंजन भी अल्प प्राण होंगे। महाप्राण में क्या आएगा? महाप्राण में वर्गीय व्यंजनों का पहला और दूसरा वर्ण महाप्राण होते हैं। पहला और चौथा
खा घा, छा झा, ठा डा, था धा, फा व भा, शा शा शाह ऊष्म व्यंजन महाप्राण होते हैं। उसमें अंत्यस्थ व्यंजन अल्पप्राण थे और सभी स्वर अल्पप्राण थे, और इसमें ऊष्म व्यंजन जो है ये महाप्राण में आएंगे। अब स्वर तंत्रियों को के झंकृत होने या कंपन होने के आधार पर वर्णों के भेद। सभी वर्णों के उच्चारण में स्वर तंत्रियां समान रूप से झंकृत घोष नहीं होती। कुछ वर्णों के उच्चारण में स्वर तंत्रियां कम झंकृत होती हैं और कुछ में अधिक होती हैं। इस प्रकार झंकृति के आधार पर वर्णों के दो भेद होते हैं, अघोष और सघोष। ये दो होते हैं, अघोष और सघोष। अघोष की परिभाषा वे वर्ण जिनके उच्चारण में स्वर तंत्रियां कम झंकृत होती हैं उन्हें अघोष कहते हैं। अघोष वर्गीय व्यंजनों का पहला दूसरा वर्ण अघोष होता है, जैसे का खा, चा छा, टा ठा, ता था, पा फा, शा शा और शा। ये भी ऊष्म व्यंजन भी हा को छोड़ के हा का कल्य है वर्ण है, ये भी अघोष होंगे। अब सघोष में सघोष वर्गीय व्यंजनों का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण सघोष होता है, जिसमें गा घा अणा, जा झा उमा, डा ढा अणा, दा धा ना, बा भा मा, या रा ला वा और हा, ये सघोष हैं। और 11 स्वर भी सघोष में आएंगे, जो हमारे 11 स्वर होंगे वो भी सघोष में आएंगे। 33 व्यंजन प्लस 25 वर्गीय व्यंजन प्लस 4 अंतस्थ व्यंजन प्लस 4 ऊष्म व्यंजन प्लस 11 स्वर आ ई उ, इसमें एक मात्रा का समय लगता है, ये अल्प होते हैं। बड़ा बड़ी ऊरी ए ओ, ये इसमें 2 मात्रा का समय लगता है। व्यंजन की कोई मात्रा नहीं होती, उस पर लगने वाले स्वर की मात्रा होती, व्यंजन की कोई मात्रा ही नहीं होती। अयोगवाह को स्वर एवं व्यंजन को जोड़ने वाली इकाई कहते हैं। इनकी संख्या कितनी है? 2। 1 2, इनकी संख्या 2 है अयोगवाह की। पार्श्विक व्यंजन जिन व्यंजनों के उच्चारण में जीवा का पार्श्व बगल भाग से बाहर उससे हवा बाहर निकलती है उन्हें पार्श्विक व्यंजन कहते हैं। ये ला है। लुठित व्यंजन जिन व्यंजनों के उच्चारण में जीवा ऊपर की ओर उठती है उन्हें लुठित व्यंजन कहते हैं। रा या राहा भी पढ़ते हैं। रा। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद।